According to message to screenshot. Yes, ma'am. अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक ऑफ कॉस्ट से स्टार्ट किया था और हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ा था, जैसे कि मतलब जो भी हमें चाहिए कॉस्ट का ओवरव्यू। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कॉस्ट का जो हिस्ट्री है कि कॉस्ट कहाँ से आया, ठीक है, मतलब ये कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ से आया। पहले कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं था, पहले सिर्फ अकाउंटिंग था जो कि लुका पैसिओली ने किया था, ठीक है, इसका इन्वेंशन। उसके बाद जो है कैसे करके कॉस्ट आया, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा कि कॉस्ट का मतलब क्या है। कोई भी चीज को एक्वायर करने के लिए हम लोग जो भी खर्चा करते हैं या कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं बेचने के लिए, सर्विस दे रहे हैं, तो वो होता है हमारा कॉस्ट। जो खर्चा लग रहा है, कितना लगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट, लागत। कॉस्टिंग होता है वो टेक्निक जिससे हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटेंसी, इस तरीके से हम लोगों ने काफी सारा चीज जो है यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट रिडक्शन तक पढ़ चुके थे, ठीक है। यहाँ कॉस्ट एप्रोर्शन तक पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ये हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कॉस्ट एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो हेडिंग करो कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। कॉस्ट एब्जॉर्प्शन ये होता है, लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ indirect cost to the final product is called cost absorption. Methods. Point one, percentage of direct material cost. लिखो, हम समझ रहे हैं direct material cost. Percentage of prime cost. Machine hours rate. Percentage of direct labor cost. Direct labor hours, etc. अच्छा देखो, यहाँ पर हम लोग ने देखा है कि कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कॉस्ट एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट हम लोग समझेंगे क्या होगा। तो देखो, अपोर्शनमेंट हम लोगों ने पढ़ा था और यहाँ पर हम लोगों ने कॉस्ट एलोकेशन पढ़ा था। अपोर्शनमेंट में क्या था, देखो कि जब कॉस्ट को हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल जॉइंटली आ रहा है, रेंट का खर्चा जॉइंटली आ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक बेसिस पे उस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये दो डिपार्टमेंट में कर दिया, दो बिजनेस सेगमेंट में कर दिया। लेकिन जब खर्चा हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो सारा कॉस्ट होता है जिस कॉस्ट को हम लोग जो है डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, कि ये खर्चा इतना है इस प्रोडक्ट के लिए या इस सर्विस के लिए। जब हम लोग डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर पा रहे, तो हर तरीके के इनडायरेक्ट कॉस्ट को तो हमें देखो फाइनल प्रोडक्ट में चार्ज करना ही पड़ेगा। जैसे कि देखो एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर को रखा है, तो सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे हैं। अब हम लोग मान लो प्रोड्यूस कर रहे हैं लैपटॉप, ठीक है। अब लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब ये लैपटॉप में भी तो सुपरवाइजर का सैलरी का खर्चा हमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग कैसे करें। तो ये जो है फाइनल प्रोडक्ट में हर एक कॉस्ट को चार्ज करना। फाइनल प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट बिकने जाएगा तो हर एक कॉस्ट को तो चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट या तो कम में बिक जाएगा या तो ज्यादा में बिक जाएगा। तो कम में बिकने से तो लॉस है,
ज्यादा में बिकने से भी लॉस है। क्यों लॉस है? देखो, पहली बार प्रॉफिट हो सकता है कि हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा में बेच दिया, लेकिन जैसे ही लोग अवेयर हो जाएंगे कि भाई इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस नहीं है, ये गलत दाम पे बेच रहे हैं, तो फिर हमसे लेना वो बंद कर देंगे। ठीक है, तो हमें देखो मार्केट के साथ चलना होता है, ना तो हम लोग फालतू का बहुत महंगा बेच सकते हैं। ठीक है, हाँ सस्ता बेच सकते हैं। अगर हम लोग सस्ता कैसे बेच सकते हैं? क्वालिटी खराब करके सस्ता चीज नहीं बेच सकते। अगर हमें सस्ता बेचना ही है तो कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कशन किया था। हमें ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन करके कॉस्ट कम करना पड़ेगा, तब जाके हमारे लिए वो चीज जो है मार्केट में हम लोग सस्ता बेच सकते हैं, दूसरे को कंपटीशन दे सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसे इनडायरेक्ट, मतलब जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसको हम लोग फाइनल प्रोडक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस फाइनल प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट को अप्लाई करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाना, प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करवा दिया। अब एब्जॉर्ब कैसे करवाएंगे? जैसे यहाँ कुछ मेथड्स दिया हुआ है, ये मेथड्स हम लोग कहाँ पढ़ने वाले? जब तुम लोग ओवरहेड पढ़ोगे, पहले हम लोग मटेरियल पढ़ेंगे, फिर लेबर, फिर ओवरहेड। जब ओवरहेड पढ़ोगे तो वहां पर ये मेथड्स देखा जाएगा। मान लो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें सबसे महंगा हमारा मटेरियल आता है। ठीक है, तो फिर रूल्स ये बताया गया है, वहां हम लोग डिटेल्स में जरूर पढ़ेंगे ये सब चीज। तो रूल्स ये बताया गया है कि मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पे इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, अगर हमारा मटेरियल और लेबर का कॉस्ट बराबर 50-50% जो है इनकट हो रहा है, तो हमें दोनों को ऐड करके जितना आएगा उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, एक्चुअली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये ऐड करने से आता है प्राइम कॉस्ट। अब ये डायरेक्ट क्या है? मटेरियल लेबर तो समझते होगे तुम लोग, बट डायरेक्ट क्या है वो आज हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। तो बोल रहा है कि ये सब ऐड होने से होता है प्राइम कॉस्ट। अभी इतना समझो कि डायरेक्ट हर तरीके के खर्चे को ऐड करने से हो जाता है प्राइम कॉस्ट। तो हम लोगों का अगर सारा खर्चा जो है इक्वल है, मतलब ना तो मटेरियल ज्यादा है बहुत, ना मतलब ऐसा नहीं है कि 80% 10% खर्चा है मटेरियल लेबर का, तो अगर हमारा 50-50% है तो हमें प्राइम कॉस्ट बेसिस पे इस तरीके के इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है। ठीक है, या फिर मशीन आवर, अगर हमारा मशीन ओरिएंटेड काम है, मतलब हम लोग जो काम प्रोडक्शन का करते हैं उसमें सबसे ज्यादा खर्चा मशीन पे आता है, तो फिर ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इनडायरेक्ट खर्चे को कैसे करना है, मशीन आवर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमारा लेबर कॉस्ट सबसे ज्यादा लगता है तो लेबर कॉस्ट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमारा लेबर कॉस्ट से ज्यादा लेबर आवर, मतलब लेबर का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा टाइम लेके काम करता है, तो उस केस में मतलब ज्यादा टाइम जरूरत होता है, तो उस केस में हमें लेबर आवर बेसिस पे इस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मतलब इस तरीके का खर्चा जो हम लोग डायरेक्टली, आप सुपरवाइजर को 10,000 रुपए का सैलरी दे रहे तो एक लैपटॉप में 10,000 जोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो सुपरवाइजर कोई एक लैपटॉप के लिए थोड़ी ना काम कर रहा है, वो तो मान लो पूरे मंथ में जितना लैपटॉप प्रोडक्शन हुआ सभी के लिए उसको सैलरी मिला होगा। ठीक है, तो कोई एक लैपटॉप के लिए तो मिला नहीं कि हम जाके उसको ऐड कर दें। तो हमें वही टेक्निक बताया गया है कि इस तरीके के खर्चे को जो हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट के कॉस्ट में नहीं लगा सकते हैं, उसे किसी ना किसी मेथड्स का यूज करके लगाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जब इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज करते हैं, कॉस्ट एब्सॉर्प्शन। अब मैंने ये वाला फिर से क्यों बताया, क्योंकि देखो अपॉर्शनमेंट में भी वही था कि जो कॉस्ट को हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब हम लोग उस कॉस्ट को किसी ना किसी बेसिस पे हम लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, यहाँ पर हम डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बिजनेस सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फाइनल प्रोडक्ट में उसे चार्ज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट एब्सॉर्प्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, cost of indirect material may be charged on percentage of direct material cost. इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में चार्ज कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हुआ है मान लो 10,000 रुपए, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो प्रोडक्ट में डायरेक्ट मटेरियल का जितना खर्चा हुआ है उसी परसेंटेज में हम लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अभी इतना कॉस्ट एब्जॉर्प्शन का मतलब समझो कि वो खर्चा, वो इनडायरेक्ट खर्चा जो हम लोग प्रोडक्ट में डायरेक्टली चार्ज नहीं कर पा रहे, तो कुछ मेथड्स के यूज से करते हैं। ये मेथड्स, ये डिटेल्स में हम लोग ओवरहेड में पढ़ेंगे, और ये कैलकुलेशन भी ओवरहेड में पढ़ेंगे कि कैसे करके हम लोग उसको कैलकुलेट करके, जैसे यहाँ पर दिया है ना, डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे हम लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल के खर्चे। ठीक है, अच्छा अब
पढ़ेंगे धीरे धीरे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल भी पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा मेरा नोट पीछे है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, वही हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये पॉइंट आ रहा है तो ये बता देते कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब ये हो गया कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मेटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड conversion cost. It includes direct labor, direct expense, and indirect cost. गुड इवनिंग मैम। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है, जो कॉस्ट हमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो कॉस्ट हमें इनकट करना पड़ेगा। मान लो ये हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये रॉ मटेरियल, इस रॉ मटेरियल से हम लोग ये मान लो ऐसा कोई फिनिश गुड्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल है ये ऐसे कैसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो भी खर्चे करने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे मान लो घर पे रॉ वेजिटेबल्स है, ठीक है, तो उससे जब तुम लोग कुछ भी बना रहे हो डिश, ठीक है, वेजिटेबल से जो भी सब्जी वगैरह बनता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का रॉ मटेरियल्स, जो भी रॉ वेजिटेबल्स है, फिर उससे कुछ डिश बन गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा फिनिश गुड्स हो जाएगा। अब कैसे बनता है, जैसे उसमें तेल मसाला, ठीक है, और उसके बाद जो है गैस वगैरह ये सब का यूज होता है, तो वैसे ही यहाँ पर तो देखो रॉ मटेरियल का हमें क्या करना है, उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना है। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होने तक का जो भी खर्चा है, ये जो पूरा टाइम लगेगा, जो भी खर्चा, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, खाना बनाने वाला एग्जाम्पल ही देख लो, लेबर, अब अगर खुद बना रहे खुद लेबर, देखो लेबर का मतलब कॉस्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेबर का मतलब जैसे हम लोग अकाउंट्स में समझते हैं ना, कि जो लेबर यानी जिनको वेजेस मिलता है, दिहाड़ी मिलता है, उनको हम लोग लेबर, कॉस्ट में ऐसा नहीं है। कॉस्ट में स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सभी को लेबर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर लेबर का मतलब ही ह्यूमन बीइंग हुआ जिससे हमें कुछ ना कुछ काम मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लेबर मतलब ही अनस्किल्ड ही होगा, ऐसा बात नहीं, ठीक है। यहाँ स्किल्ड भी लेबर, अनस्किल्ड भी लेबर, सेमी स्किल्ड भी लेबर ही कहलाता। तो वैसे ही देखो, अगर हम लोग खाना पका रहे हैं, ठीक है, तो अगर खुद से बना रहे हो तो क्या हो गया, खुद ही लेबर हो रहे हो, ठीक है। फिर उसमें जो भी तेल मसाला लगा, ठीक है, जो भी गैस का खर्चा हुआ, ये सब जोड़ने के बाद जो डिश बन के रेडी हुआ वो फिनिश गुड्स हो गया। तो वही कन्वर्जन, इट इंक्लूड्स डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर कुछ है तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग काफी बार तो डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, अब ये होता क्या है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बार बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है तो वो तो पहले बताना पड़ेगा मुझे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट को बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बाय नेचर और एलिमेंट, ठीक है, नेचर या एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट को हम लोग कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट,
सबसे पहले मेटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अच्छा, मेटेरियल, मेटेरियल में ब्रैकेट में लिखो कॉस्ट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड, कॉस्ट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड। लेबर में ब्रैकेट में लिखना है कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। और एक्सपेंसेस में लिखना है अदर देन मटेरियल एंड लेबर, अदर देन मटेरियल एंड लेबर। इसका भी दो पार्ट होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है, ये सबको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। और जितने इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये सबको मिला के बोला जाता है ओवरहेड। ठीक है, तो कॉस्टिंग में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोला जाता है ओवरहेड, चाहे वो किसी भी तरीके का इनडायरेक्ट हो, चाहे उसका नेचर मेटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे एक्सपेंसेस हो। ठीक है, अच्छा, मेटेरियल में ब्रैकेट में मैंने लिखवाया है कॉस्ट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो भी सब्सटेंस यूज करते हैं, उसका जो कॉस्ट है उसी को बोला जाता है मेटेरियल। ठीक है, तो सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस का मतलब क्या बोले, मतलब कुछ थिंग्स, मतलब आर्टिकल माने যেটাকে বাংলাতে বলে पदार्थ, ये बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी स्टफ या आर्टिकल बोल सकते हैं, जो भी चीज यूज होता है। जैसे देखो ना कि अगर हम लोग जो भी बना रहे, जैसे मान लो अगर कुछ डिश बना रहे हो तो उसमें वेजिटेबल्स जो है वो हो गया हमारा जो मतलब आर्टिकल हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सब्सटेंस वो हो गया। ठीक है, अब कोई मान लो लैपटॉप बना रहे तो उसमें जो भी मटेरियल लग रहा है, प्लास्टिक वगैरह जो भी लग रहा है, डिस्प्ले वगैरह, तो वो उसका सब्सटेंस हो गया। तो जैसा प्रोडक्ट है वैसा उसमें मटेरियल लगेगा, तो उस हिसाब से सब्सटेंस का नेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मटेरियल का मतलब जो सब्सटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो कॉस्ट है, ठीक है, वो मटेरियल कॉस्ट कहलाता है। लेबर, अब देखो मटेरियल खुद ब खुद तो जो है फिनिश गुड्स में बन नहीं जाएगा, लेबर का खर्चा चाहिए, अभी तो पड़ा कन्वर्जन कॉस्ट, तो लेबर का खर्चा होता है। ठीक है, तो ह्यूमन एफर्ट जो भी लगता है उसका जो कॉस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेबर। और एक्सपेंसेस का मतलब मटेरियल का खर्चा और लेबर के खर्चे के अलावा अगर कोई भी खर्चा हमारे प्रोडक्शन में यूज होता है, प्रोडक्शन में इनकर्ड होता है, यूज नहीं इनकर्ड होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। ठीक है, अब ये सभी दो दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सभी डायरेक्ट मिला के प्राइम और सभी इनडायरेक्ट मिला के ओवरहेड होता है। ठीक है, अब इस पे डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखो हेडिंग, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में लिखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल which can be directly attributed to cost object that is economically, ये that is it, ठीक है, that is economically and directly
फिजिबल और आइडेंटिफायर एक ही बात। एग्जाम्पल, प्ले इन मैन्युफैक्चरिंग of pots. Second, wood in manufacturing of furniture. Plastic in manufacturing of toys, etc. देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कुछ ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये डायरेक्ट है, तो जो इनडायरेक्ट है वो क्या है, काम करते हैं इनडायरेक्ट भी लिखवा देते हैं, उसके बाद दोनों को कंपेयर करके समझाएंगे, ठीक है। पहले लिख लो इनडायरेक्ट मेथड। Cost of material which can't be directly attributed to cost object, but can be apportioned or absorbed by cost center or cost unit. Example, lubricating oil used in machine. Hand gloves used in manufacturing of clay pots. Polish paper used in polish of furniture. अब हम लोग समझेंगे कि ये जो भी हम लोगों ने लिखा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है। अच्छा, तो देखो मैंने यहाँ पर काफी सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें से हम लोग कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल ले, चलो ये क्ले पॉट वाला एग्जाम्पल देखो, ठीक है। देखो जैसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं फिर वो बताएंगे। जैसे मान लो ये ये एक व्हील होता है ना, ऐसे चक्का जैसा होता है जिसमें मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसा, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये मान लो ये यहाँ पर जो है मिट्टी का बर्तन बन रहा है, ठीक है। ये कोई बना रहा है, ठीक है। ये क्ले पॉट बना रहा है, अच्छा। ये लेबर हो गया, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो है ये मिट्टी का बर्तन कैसे बन रहा है, ये मान लो यहाँ पर मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, ये हो गया क्ले, ठीक है, ये क्ले हो गया। अच्छा, अब ये क्ले का यूज करके ये मिट्टी का बर्तन बन रहा है। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन के रेडी होगा, अब मान लो ये मिट्टी का बर्तन बन के फाइनली रेडी हो गया, ठीक है, ये ऐसा घड़ा जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉट में कितने रुपए का मिट्टी लगा है, क्या ये हम लोग बता सकते हैं? देखो, ये पॉट में कितने रुपए की मिट्टी लगा है, क्या हम लोग बता सकते हैं? आराम से बता सकते हैं कि कितने रुपए का मिट्टी लगा है, ठीक है। क्योंकि मान लो कि हम लोगों ने मेजरमेंट करके खरीदा है कि भाई इतना क्ले से इतना सारा पॉट्स बन जाता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से कितना किलो का मिट्टी खरीदा, ठीक है, उस मिट्टी का कॉस्ट कैलकुलेट करके हम लोग आराम से बता सकते हैं कि इस क्ले पॉट में, ये जो क्ले पॉट हमारा फिनिश गुड्स बन के रेडी हो गया, इस क्ले पॉट में कितने रुपए का क्ले यानी मिट्टी लगा है, ये हम लोग आराम से बता सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेटेरियल। ये मेटेरियल है ना, मिट्टी जो है मेटेरियल, इसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट। अब ये जो व्हील या चक्का घूम रहा है, ठीक है, ये व्हील या चक्का जो घूम रहा है, इसको स्मूथली रन करवाने के लिए हम लोग इस पे लुब्रिकेटिंग ऑयल दे सकते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ताकि ये चक्का या जो व्हील है वो क्या हो, स्मूथली रन करे, ठीक है। अब बोलो, क्या ये पॉट में लुब्रिकेटिंग ऑयल का खर्चा दिखेगा हमें, मतलब फिनिश गुड्स बनने के बाद क्या ये दिखेगा हमें? बोलो, क्या लुब्रिकेटिंग ऑयल का खर्चा हम लोग इजीली देख पाएंगे? नो मैम। नहीं देख पाएंगे, ठीक है। खर्चा तो जरूर लगा है, लेकिन ये स्पॉट में कहाँ दिख रहा है कि भाई कितने रुपए का, पॉट को देख के हम लोग नहीं बता सकते कि कितने रुपए का इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोले लुब्रिकेटिंग ऑयल का खर्चा लगा है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्ले का खर्चा बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, हम यहाँ पर एक टेबल बना है, ठीक है, ये टेबल फर्नीचर का एग्जाम्पल बोल रहे थे ना, तो ये देखो ये टेबल बन के रेडी है, ठीक है। अब इस एक टेबल में कितने रुपए का वुड लगा है, लकड़ी लगा है, क्या ये कारपेंटर बता सकता है? बता सकता है, ठीक है, उसे इतना तो कैलकुलेशंस करना ही पड़ेगा, वो ये बता सकता है कि ये एक बेंच में कितने रुपए का लकड़ी लगा है, ये वो बता सकता है, ठीक है। लेकिन इस बेंच को बनाने के लिए हम लोगों ने मान लो फेविकॉल का यूज किया है, ठीक है, फेविकॉल का यूज होता है ना जो फर्नीचर बनता है उसमें, तो फेविकॉल जो यूज हुआ है, तो क्या फेविकॉल का यहाँ पर ये लकड़ी का ये जो फर्नीचर है, मतलब जो टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, मेरा ड्रॉ उतना अच्छा नहीं है, ये टेबल है, तो ये टेबल देख के हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कितने रुपए का फेविकॉल लगा है, क्या हम लोग बता सकते हैं? मतलब क्या बताना पॉसिबल है कि इसमें 5 रुपए का फेविकॉल लगा है कि 10 रुपए का फेविकॉल? क्या पर टेबल पे फेविकॉल का खर्चा निकालते हैं, या फिर एक बड़ा सा फेविकॉल का 5 किलो 10 किलो का डब्बा लेके आते हैं, फिर उसको यूज करते जाते हैं जितने फर्नीचर में जैसा लगता है? तो क्या फेविकॉल का खर्चा बता पाना पॉसिबल है कि नहीं है, बोलो। नो मैम। नहीं है, ठीक है, फेविकॉल का खर्चा बता पाना पॉसिबल नहीं है पर टेबल पे। हम ये बोल रहे हैं कि पर टेबल पे पॉसिबल है कि नहीं, नहीं है, लेकिन वुड भी मेटेरियल है, ठीक है, फेविकॉल भी मेटेरियल है, ये क्ले भी मेटेरियल है, ठीक है, और ये लुब्रिकेटिंग ऑयल भी एक तरह का मेटेरियल है, ठीक है। कुछ लिक्विड है, कुछ जो है सॉलिड आइटम है, तो मैंने तो पहले ही बोला है सब्सटेंस ही मेटेरियल होता है। तो देखो, जो प्रोडक्ट में इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा चलो और एक एग्जांपल देते हैं, मान लो ये एक शर्ट बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये एक शर्ट बनाया, ठीक है। अब इस शर्ट में मेन मटेरियल क्या है, बोल सकते हो? इस शर्ट का मेन मटेरियल क्या है? मटेरियल तो काफी सारा है यहाँ पर, बोलो मेन मटेरियल क्या होता है, एक शर्ट सिलवाने का मेन खर्चा क्या होता है? अरे बोलो। इसका मैम कापूर। फैब्रिक है, कापूर, तो इसका फैब्रिक, ठीक है, इसका कपड़ा यानी इसका फैब्रिक, सबसे मेन खर्चा फैब्रिक होता है। तो क्या आप बता सकते हो एक शर्ट पे कितने रुपए का फैब्रिक लगा है, बता सकते हो? आप खुद खरीदोगे तो क्यों नहीं बता सकते, बोलो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि भाई मैंने इसमें इतना मीटर कपड़ा लगाया, मार्केट में इतना मीटर करके खरीदा, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं ना फैब्रिक कितने रुपए का लगा। अब अच्छा, अब इसको सिलने के लिए जो धागे का यूज हुआ माने सूता, ठीक है,
तो जो धागे का यूज हुआ, तो मुझे बता सकते हो कि कितने रुपए का धागा लगा है? क्या ये टेलर बता पाएगा? जिस टेलर से तुम लोगों ने ये शर्ट सिलवाया, ठीक है, तो तुम लोगों ने मान लो कपड़ा खरीदा या उस टेलर ने खरीद के तुम लोग को दिया सिल के, ठीक है, तुम लोगों ने बोला ऐसा ऐसा चाहिए, बोला ठीक है कपड़ा वपड़ा सब मेरे पास है, तो वो कपड़े का खर्चा बता देगा। लेकिन क्या उसके लिए ये आसान होगा बताना कि इसको सिलाई करने में जो धागा लगा है, ठीक है, जो सूता लगा है, उसका कॉस्ट कितना है? क्या वो बता सकता है एक शर्ट पे कितने रुपए का धागे का खर्चा होगा? नो मैम। नहीं बता सकता है, ठीक है, लेकिन वो भी तो मेटेरियल है, वो भी तो मेटेरियल है, ठीक है। धागे का खर्चा तो नहीं बता सकता है ना, क्योंकि वो क्या करता है, धागा तो एक बार में बहुत सारा खरीद लेता है। अब कैसे पता चलेगा कि भाई धागे का खर्चा कितना आ रहा है? अब ये भी शर्ट सिल रहा है, उसके बाद किसी और का सिल रहा है, वो नहीं बता सकता है, ठीक है। तो फैब्रिक का खर्चा वो बता देगा, लेकिन बाकी चीजों का नहीं बता सकता है। अच्छा, ये जो बटन्स लगे हुए हैं, ये जो बटन्स लगे हुए, क्या इसका खर्चा बता सकता है? बटन है। बता सकता है। अगर मान लो कॉस्टली बटन है, पर बटन मान लो 5 रुपए 50 रुपए करके लिया गया है, तो वो बता देगा। लेकिन मान लो बहुत सारा एक साथ खरीद रहा है, मतलब उतना क्वालिटी वाला नहीं है, ठीक है, मतलब मान लो पैकेट पैकेट बटन आता है, ठीक है, तो वो खरीद रहा है, अब वो लगा रहा है, तो उसका कैलकुलेशन शायद वो ना कर पाए, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो पर पीस के हिसाब से बटन खरीद के लगा रहा है, जो कि थोड़ा महंगा अच्छे क्वालिटी का है, तो फिर वो बता देगा कि भाई ये 4 बटन का खर्चा कितना है। लेकिन अगर ये मान लो जो है पैकेट पैकेट किलो में खरीदा है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, पैकेट्स में आ जाते हैं कि एक पैकेट में इतना सारा रहता है, तो वो अगर वैसे खरीद रहा है तो फिर वो नहीं बता पाएगा, अदरवाइज बता पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि cost of material which can be directly attributed to cost object that is economically and directly feasible or identifiable। तो cost object क्या है? इसमें हमारा cost object है ये pot, इसमें हमारा cost object है ये टेबल, इसमें हमारा cost object है ये शर्ट। क्योंकि cost object का मतलब क्या था? जिस भी चीज का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो किस चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे? जो प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो सर्विस हम लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग क्ले पॉट बना रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्ले पॉट, अगर हम लोग शर्ट बना रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट शर्ट, ठीक है। अगर हम लोग टेबल बना रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग उसमें जो मेटेरियल यूज कर रहे हैं उसे डायरेक्टली उसका खर्चा आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली मतलब रुपीज में हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जो फिजिबल है, जो आइडेंटिफाइबल है, इस तरीके के खर्चे को हम लोग बोलते हैं मेटेरियल, डायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है। लेकिन ऐसा मेटेरियल जो मेटेरियल तो है, लेकिन जिसका खर्चा हम लोग प्रोडक्ट को देख के, मतलब फिनिश गुड्स बन गया तो इसको देख के नहीं बता सकते भाई इस पे कितने रुपए का वो मेटेरियल का खर्चा लगा हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल विच कांट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली हम लोग नहीं बता सकते, बट कैन बी एपोर्शन और एब्सॉर्ब्ड बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। लेकिन वो खर्चा भी हमें जोड़ना है। जैसे अब टेलर तुम लोग को शर्ट बेचेगा तो वो अपना धागे का खर्चा जोड़ेगा नहीं? जोड़ेगा, ठीक है। ये जो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, ये अपना जब मिट्टी का बर्तन बेचेंगे तो क्या उसमें वो लुब्रिकेटिंग ऑयल का खर्चा नहीं जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे तो क्या अपने पॉकेट से देंगे? ये क्या फेविकॉल का खर्चा नहीं जोड़ेगा? जोड़ेगा भाई। कारपेंटर अपना फेविकॉल का भी खर्चा जोड़ेगा, थोड़ी ना वो बिना जोड़े बेच देगा तो उसका तो लॉस हो जाएगा, वो थोड़ी ना पॉकेट से देने वाला है। तो ये जो खर्चा हम लोग आसानी से नहीं जोड़ पाते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, तो वो होता है मेटेरियल का है तो उसे इनडायरेक्ट मेटेरियल। सारे ऐसे खर्चे जो आसानी से नहीं जुड़ जाते हैं प्रोडक्ट में, जिसको जोड़ने के लिए थोड़ा दिमाग, थोड़ा कुछ मेथड्स रूल्स लगाना पड़ता है, उस तरीके के खर्चे को इनडायरेक्ट बोला जाता है। अब मेटेरियल है तो इनडायरेक्ट मेटेरियल। तो ये देखो, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल विच कांट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली सीधा सीधा जोड़ दिया ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट कैन बी एपोर्शन। तो एपोर्शन तो हम लोगों ने पढ़ा था, एपोर्शन करने का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो अगर हम लोग खर्चे को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा या एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, ठीक है। पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है, अगर हमारा 2-3 बिजनेस सेगमेंट, मान लो ये सभी बिजनेस सेगमेंट है, ये पूरे जगह का एक रेंट होता है। मान लो ये जो बिजनेस है और ये बिजनेस है, कारपेंटर ये और ये वाला, ये जुड़ा हुआ, ये पूरे जगह का मान लो रेंट आता है, ठीक है, रेंट आता है 1 लाख। अब जिसका जितना जगह है उस हिसाब से रेंट का खर्चा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उसको बोलेंगे एपोर्शन करना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में उस, अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो 1 लाख को हम लोग 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब ये रेंट का खर्चा तो स्पॉट में भी जुड़ेगा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये जो 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो हो गया एपोर्शन। और
जब ये 50,000 से ये पॉट में कितना जुड़ेगा उसे हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्ब करना, ठीक है, बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब ये होता है। अब एग्जांपल देखो, क्ले इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉट, वुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर, प्लास्टिक इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, ठीक है, जो खिलौने बनते हैं उसमें जो प्लास्टिक का यूज होता है, तो वो अगर हम लोग डायरेक्टली बता पाए कि पर खिलौने में कितना प्लास्टिक का यूज हो रहा है, कितने रुपए का प्लास्टिक लग रहा है एक एक खिलौने में, अगर बता पाते हैं तो वो डायरेक्ट मटेरियल, नहीं बता पाते हैं तो नहीं होगा। और यहाँ पर इनडायरेक्ट मटेरियल, लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज्ड इन मशीन, हैंड ग्लव्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्ले पॉट। अब ये जो मान लो ये एक हैंड ग्लव्स पहन रखा है, ठीक है, और क्ले पॉट बना रहे हैं, तो थोड़ी ना एक पॉट बना रहा है फिर ग्लव्स खोल दे रहा है फिर दूसरा पहन रहा है फिर बना रहा है, ऐसा नहीं है। उसने एक ग्लव्स पहन लिया, अब वो बनाते जा रहा है जितना बनाना है, ठीक है। अब उसको तो जोड़ना पड़ेगा ना भाई, वो ग्लव्स मान लो उसका चलता है 4 महीना 5 महीना, या फिर मान लो 1 ईयर चलता है, गुड क्वालिटी का, मुझे नॉलेज नहीं है, जस्ट एग्जांपल दे रहा है। तो फिर ये कैसे बता दे कि पूरे साल में इतना सारा पॉट्स बना था तो फिर ग्लव्स का खर्चा कितना होगा? तो कुछ प्रोसेस तो है कैलकुलेट करने का, लेकिन इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर इजीली नहीं कर पाओगे तो वो इनडायरेक्ट नेचर में पड़ जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्टली बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर वो हमारा जो है डायरेक्ट में पड़ जाएगा। जैसे खाना बनाते हो, ठीक है, तो खाना बनाते हो तो मान लो जैसे आलू खरीद के लेके 1 किलो, अब पूरा 1 किलो आलू का ही जो है सब्जी बनाने वाले हो, तो अब 1 किलो आलू कितने रुपए का खरीदा वो तो पता है, लेकिन अब जो वो सब्जी बना रहे हो उसमें गैस का खर्चा किया, मसाले का खर्चा किया, तेल का खर्चा किया, अब कितने रुपए का तेल लगा, कितने रुपए का मसाला, वो डायरेक्टली नहीं बता पाओगे बहुत आसानी से। जैसे आलू जितना किलो खरीद के लेके आए बता दिया आलू का खर्चा इतना, लेकिन बाकी सारे जो मसाले इंग्रेडिएंट्स जो भी यूज किया, गैस वगैरह, वो उतने आसानी से नहीं बता सकते हो, वो सारा इनडायरेक्ट नेचर का हो जाएगा। मसाला भी तो मेटेरियल है, आलू भी मेटेरियल है। आलू का खर्चा बता दोगे, 1 किलो लाए 1 किलो का ही सब्जी बना रहे हो बता दोगे, लेकिन मसाला का जो खर्चा है वो कैसे बताओगे? वो तो नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो वो हम लोग इतने आसानी से नहीं बता सकते हैं। फिर यहाँ पर पॉलिश पेपर यूज इन पॉलिश ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर भी बनने के बाद देखोगे उसमें पॉलिश किया जाता है पेपर से, ठीक है, पॉलिश पेपर बोलते हैं। तो उसका भी खर्चा देखो, एक पॉलिश पेपर से काफी सारा हो सकता है, अगर बड़ा सा पीस कट करके किया जा रहा है तो फिर हम लोग ऐसे नहीं बता सकते डायरेक्टली कि भाई इसमें 5 रुपए का पॉलिश पेपर लगा कि 10 रुपए का लगा, ये नहीं बता सकते, ठीक है। वो हमें कुछ एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग उसे एब्जॉर्ब या एट्रीब्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट मेटेरियल। डायरेक्ट मेटेरियल और इनडायरेक्ट मेटेरियल का जो मैंने कंसेप्ट बताया वो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मान लो कि ये जो लेबर है, ये जो काम कर रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे पता है? इनको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर, ठीक है। जो कारपेंटर यहाँ पर बना रहा होगा ना, ये मान लो कारपेंटर है, जो कारपेंटर ने ये टेबल बनाया ना, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर, ठीक है, क्योंकि उसे हम लोग पर टेबल के हिसाब से पेमेंट करेंगे। ये लेबर को हो सकता है पर आवर, पर लेबर को कैसे पेमेंट होता है, बहुत सारा तरीका होता है, पर आवर, पर पीस, ठीक है, एक पॉट बनाने का पेमेंट कर सकते हैं, या फिर 1 घंटे में जितना बनाओगे उसके हिसाब से पेमेंट कर देंगे, अलग अलग डीलिंग्स होता है उसके हिसाब से। लेकिन मान लो कि एक स्वीपर भी है, ठीक है, मान लो एक स्वीपर है, ठीक है, मान लो ये एक स्वीपर है, इसके हाथ में ये झाड़ू बना दिया, ठीक है। ये जो है ये क्या करते हैं, ये थोड़ा क्लीनिंग का काम करते हैं, ठीक है, सारे फैक्ट्री में काम हो जाने के बाद क्लीनिंग का काम करते हैं। तो फिर ये जो स्वीपर, ये भी तो लेबर है, ठीक है, ये भी तो लेबर है। ये जो मतलब फर्नीचर बनता है यहाँ पर भी आके साफ सफाई करते हैं, ये क्ले पॉट बनने के बाद भी साफ सफाई करते हैं। लेकिन क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्ले पॉट में इस स्वीपर को पेमेंट किया गया खर्चा कैसे ऐड करें? क्या ये हम लोग आसानी से बोल सकते हैं? सोच के देखो, जैसे मान लो ये जो डायरेक्ट लेबर है, इन्होंने बोल दिया भाई हम एक क्ले पॉट बनाने का, या फिर मान लो हम 1 घंटे का लेंगे 400 रुपए, ठीक है, 1 घंटे का 400 रुपए लेंगे। अब इस 400 रुपए में जितना सारा हम मान लो 1 घंटे में बना लेते हैं, सपोज की जो है 40 पॉट्स बना लेते, ठीक है, तो मतलब पर पॉट 10 रुपीज करके लेंगे, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। जबकि ये कारपेंटर ने बोला कि भाई हम एक टेबल बनाने का 3,000 रुपए लेंगे, ठीक है, ऐसे बोल दिया है। तो ये तो हम लोग आराम से बता सकते हैं, जितना सारा टेबल बना 3,000 करके ऐड करके बोल सकते कि भाई कारपेंटर का खर्चा इतना, जितना सारा पॉट बनेगा बता सकते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने जो साफ सफाई का काम किया, ठीक है, क्या उनको जो सैलरी या वेजेस जो भी देंगे, क्या हम लोग उसको पॉट में या ये टेबल में जोड़ सकते हैं आसानी से? बोलो, क्या जोड़ सकते हैं?
बोलो क्या जोड़ पाएंगे आसन? नहीं जोड़ पाएंगे, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, नहीं जोड़ पाएंगे, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। तो अभी हम वही लिखवाने वाले हैं, इनडायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट कौन हो गया? जिनका खर्चा हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट लेबर और एम्प्लॉय कॉस्ट। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ठीक है, जो प्रोडक्शन के काम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। इसको और एक तरीके से भी समझा जाता है कि अगर ये इंसान ना आए तो प्रोडक्शन ही ना हो। जैसे ये कारपेंटर नहीं आएगा तो भाई टेबल कौन बनाएगा? क्योंकि वो तो एक तरीके का स्किल है ना, वो सभी को थोड़ी ना आता है। अगर ये स्वीपर बेचारा एक दिन ना आए, ठीक है, तो भी ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में काम बंद होगा। अब वो करे ना करे, वो तो देखो मैनेजमेंट का डिसीजन है कि उनको करना है नहीं करना है। साफ सफाई करने का आज कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं आया तो काम बंद हो जाए। जैसे मेरे काम में हम खुद लेबर है, ठीक है, अगर मेरा तबीयत खराब हुआ, ठीक है, किसी वजह से, तो हम डायरेक्ट लेबर है मेरे काम के। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा ही तबीयत खराब हो गया तो मेरा क्लास जो है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन काम क्या है? पढ़ाना। तो हम अपने काम के लिए क्या हो गए? डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अब मान लो मैंने जो है ऑफिस या क्लरिकल वर्क के लिए किसी एक को रख लिया मेरे ऑफिस में। ठीक है, अगर वो किसी दिन एब्सेंट आए तो थोड़ी ना ऐसा है कि क्लास बंद हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि क्लास बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मान लो कि ऑफिशियल काम करता है, उसका पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है, तो आराम से हम लोग क्लास ले ही सकते हैं हम और सिर्फ। ठीक है, तो वही चीज हो जाता है कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का मतलब ये हो गया। जैसे टेलर, टेलर जो ये शर्ट सिल रहा है, अगर टेलर ही बाई चांस नहीं काम कर पा रहा है तो फिर काम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वही हो जाता है कि डायरेक्ट लेबर का मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन का मतलब वही होगा। कॉस्ट ऑफ लेबर कॉमा विच कैन बी directly attributed to cost object। कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। ठीक है, मतलब हम लोग प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिनिश गुड्स को देख के भाई ये चीज इतने रुपए का इसमें लगा है। ठीक है, लेकिन जो नहीं बता सकते हैं वो इनडायरेक्ट होता है। इन इकोनॉमिकली फिजिबल वे। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब रुपीज में बता सकते हैं। एंड दे कन्वर्ट रॉ मेटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और यही वो पर्सन होते हैं जो फिनिश गुड्स को, सॉरी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना टेक्निक होता है। इनका जैसे ये क्ले पॉट बनाने का है, ये जो है ऐसे इनको टेबल बनाना आता है। ठीक है, किसी को शर्ट सिलना आता है, तो सभी का कुछ ना कुछ तो काम होता ही है। ठीक है, तो वही जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफर करते हैं वही डायरेक्ट लेबर होते हैं। ठीक है, और जो ये नहीं कर पाते हैं वो सभी इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे कोई सुपरवाइजर हो गया। ठीक है, जैसे मैंने एक स्वीपर का एग्जांपल दे दिया, वो हो गया। तो यहाँ पर लिख रहे लेबर एंगेज्ड इन एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन के काम पे जो लेबर एंगेज्ड होता है। सेकेंड, लेबर हु इज एंगेज्ड इन लेबर हु इज एंगेज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, ये भी हो सकता है। जैसे मान लो हम लोगों ने एक लेबर को रखा है, क्वालिटी ठीक मेंटेन हो रहा है कि नहीं उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल का काम कर रहे हैं, तो उनको क्या दिया जा रहा है? मान लो कि
पर प्रोडक्ट पे अगर हम लोग उन्हें प्राइस दे रहे हैं, ठीक है, मतलब पेमेंट कर रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए, ठीक है, पर प्रोडक्ट पे, तो फिर वो हम लोग के क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट लेबर हो जाएंगे, क्योंकि वो तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक प्रोडक्ट पे अगर कितना है, इस तरीके से अगर आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि नहीं, जैसे मैंने बटन का एग्जाम्पल दिया ना, अगर ये बटन बहुत सारे लॉट्स में खरीदे गए हैं, लगाए गए हैं, तो फिर वो नहीं बता पाएगा। मान लो 1000 बटन खरीदे गए, 1000 बटन का इतना लिया था, ठीक है, अब उसमें से 4 यहाँ पर लगा दिया, अब पता नहीं कितने का लगा है। लेकिन अगर एक एक बटन खरीदा था, मान लो महंगा बटन है, एक एक बटन 10 रुपए, 50 रुपए, 20 का खरीदा गया है, तो फिर वो बता देगा, ठीक है, तो फिर वो हम लोग का हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर का मतलब हो जाएगा नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विथ प्रोडक्शन, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के काम के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। जैसे देखो ये जो स्वीपर है, ठीक है, एक सुपरवाइजर को रखा है जो कि देख रहे हैं कि सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं सबको, ठीक है, ये कौन है, ये सुपरवाइजर है, तो ये डायरेक्टली प्रोडक्शन के काम के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये आए तो भी काम होगा, ये ना आए तो भी होगा। बात ये है कि इनका भी एक टास्क होता है ऑब्वियसली काम को स्मूथली रन करवाने के लिए, लेकिन एक दिन अगर नहीं आए तो प्रोडक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कारपेंटर नहीं आया, ठीक है, ये जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ये नहीं आए, तो फिर नहीं होगा, प्रोडक्शन का काम बंद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर which can't be directly attribute to cost object but can be apportioned or absorbed by cost center or cost or cost unit, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ लेबर विच कांट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर 3 मैंने ड्रॉ कर रखा है, एक शर्ट, एक जो है क्ले पॉट, एक जो है टेबल, ठीक है। तो ये सब कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इसमें डायरेक्टली हम लोग एट्रीब्यूट नहीं कर सकते इस लेबर का खर्चा, बट कैन बी अपोर्शन, बट हम लोग इसे अपोर्शन या एब्सॉर्ब करवा सकते हैं पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पे, ठीक है। मतलब कॉस्ट यूनिट मतलब पर पीस बेसिस पे, जैसे शर्ट का हो गया, टेबल का हो गया, ठीक है, उस तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर, ठीक है, हम लोगों ने अपने लेबर लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर को रखा है या एक इंस्ट्रक्टर को रखा है जो भी काम उनसे करवाना है, ठीक है। तो मान लो शर्ट सिलने के पहले उनको इंस्ट्रक्शन देके ट्रेनिंग देके उनको सिखाया जाएगा। तो ये जो ट्रेनर का खर्चा है ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन तो वो जो सीखेंगे वो करने वाले, ये इनका काम क्या है, इनको सिखाना, तो इनको दिया गया जो सैलरी है, ठीक है, वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर होगा, ठीक है। वो खर्चा कंपनी डायरेक्टली अपने शर्ट में आसानी से ऐड नहीं कर सकती, उसे कुछ सोच समझ के ऐड करना पड़ेगा किसी बेसिस पे, ठीक है। फिर स्वीपर टू क्लीन द शॉप फ्लोर, ठीक है। मान लो जो क्लीनिंग का काम करता है उनको दिया गया सैलरी, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड है, फैक्ट्री के बाहर मान लो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, ठीक है।
तो उनको जो हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो खर्चा भी तो प्रोडक्ट में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन उतना आसान है कि ऐड कर लेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड को मंथली इतना दे रहे हैं तो एक टेबल पे कितना उसका खर्चा ऐड होगा, उतना आसान नहीं है। लेकिन सीखेंगे कैसे होगा ओवरहेड वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, बेसिक टर्म्स वगैरह पढ़ रहे हैं। फिर लिखा है मैंने सिक्योरिटी गार्ड और टाइम ऑफिस इम्प्लॉइज। टाइम ऑफिस इम्प्लॉइज का मतलब होता है वो इम्प्लॉय जो ऑफिस रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। और टाइम ऑफिस का मतलब जैसे मान लो कि लेबर कब आया कब गया, ये सारी चीजों का रिकॉर्डिंग रखना, ठीक है, किसको कितना पेमेंट किया, तो ये इस तरीके का काम जो करते हैं, बेसिकली बैक ऑफिस वाला जो काम है, ठीक है। तो वो ऑफिस रिलेटेड काम मान के चलो, ठीक है। तो वो सारे जो पेमेंट जाते हैं, ठीक है, जैसे ये टाइम ऑफिस एम्प्लॉइज हो गया, या कोई अकाउंटेंट हो गया जिनको हम लोग सैलरी दे रहे हैं, कोई मार्केटिंग एजेंट हो गया, ठीक है, तो इनको दिया गया जो भी पेमेंट है ये हमारा इनडायरेक्ट लेबर होगा, क्योंकि डायरेक्टली ये प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना उतना आसान नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। Expenses other than material and labor. Other than material and labor, which can be directly linked to cost object. Which can be directly linked to cost object. Bracket में economically feasible. These expenses are specifically incurred for a particular product or process. Example, cost to rectify defective work. Design, branding, architect fees. Power expense सर बस यही ये वाला लिखो। तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मैंने एग्जांपल क्या लिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर कॉस्ट टू रेक्टिफाई डिफेक्टिव वर्क। जैसे मान लो कि एक शर्ट बना, उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया, ठीक है, अब वो सारे शर्ट को ठीक करना है, ठीक है, तो हम लोगों ने बोला कि भाई ये कुछ रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो वो जो रेक्टिफाई करेंगे वो बोल दिए कि पर शर्ट पे इतना 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 करके लेने वाले हैं, ठीक है, कि हाँ हम रेक्टिफाई कर देंगे बट पर शर्ट पे मुझे इतने रुपए करके चाहिए, ठीक है। तो फिर वो हम लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब देखो वो ऐसा एक्सपेंसेस, डायरेक्ट का मतलब तो ये समझ में आ गया होगा, वो सारे खर्चे, डायरेक्ट का मतलब वो सब तरीके का खर्चा जो हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में इजीली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो हम लोग अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आसानी से प्रोडक्ट को देख के बता सकते हैं कि ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये हमारा इतना लगा है इस प्रोडक्ट पे। तो डायरेक्टली
डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर, लेकिन वो मटेरियल भी नहीं होगा, वो लेबर भी नहीं होगा, ठीक है। कैन बी डायरेक्टली लिंक टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इकोनॉमिकली फिजिबल वे मतलब पैसे के तौर पे हम लोग बता सकते हैं कि भाई कितना खर्चा लगा है। द एक्सपेंसेस आर स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोसेस, ठीक है। ये एक्सपेंसेस कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए ही हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट या प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या बोला है, कॉस्ट टू रेक्टिफाई डिफेक्टिव वर्क। एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि अगर हमारा कोई काम डिफेक्ट हो गया, उसको रेक्टिफाई करवा रहे हैं, तो पर प्रोडक्ट पे जो भी चार्जेस देना पड़ेगा। हम लोग कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिजाइनिंग करवा रहे हैं तो उसका खर्चा दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये डिजाइन करके देंगे तो ये एक प्रोडक्ट पे इतना खर्चा होगा, ठीक है। ऐसे मान लो ये मिट्टी का बर्तन का ये मान लो 10 रुपए करके ले रहा था, बोला ऐसे एक ना डिजाइन करके दे दीजिए, ठीक है, ये अच्छा देखने में लगेगा, तो बोला ठीक है ये फिर 12 रुपए करके लगेगा, तो हो गया डिजाइनिंग का खर्चा, ठीक है। ब्रांडिंग करना है, ब्रांड बनाना है, ठीक है, तो फिर ब्रांडिंग का खर्चा तो भाई पर प्रोडक्ट पे इतना लगेगा। आर्किटेक्ट मतलब कुछ डिजाइन वगैरह बता दिया, ठीक है, कि ये बिल्डिंग बनेगा तो ऐसे उसका आर्किटेक्ट जो है ऐसे बनना चाहिए, ऐसे ऐसा होगा, तो अगर ऐसे ऐसे आप स्पेशल कुछ करवाएंगे तो आपका ये खर्चा पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या फिर मान लो जैसे रॉयल्टी, ठीक है, रॉयल्टी तो सुने होगे तुम लोग, रॉयल्टी पे कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी क्या होता है, जैसे हम लोग किसी के घर पे भाड़े पे रहते हैं तो रेंट देते हैं, तो किसी का अगर हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसे हमें क्या देना पड़ता है, रॉयल्टी देना पड़ता है। तो मान लो हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉयल्टी पे कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट का जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके उस प्रोडक्ट को बना रहे, वो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने किसी और से लिया है, तो उसको हम लोग पर प्रोडक्ट पे रॉयल्टी दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मेरा टेक्नोलॉजी यूज करो, लेकिन आप जितना प्रोडक्ट बनाओगे पर प्रोडक्ट पे मुझे 100 रुपए करके दे देना, ठीक है, तो रॉयल्टी। ये भी हो गया हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख पाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होगा फिनिश गुड्स में, ठीक है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, expenses other than material and labor, which can't be directly identified to cost object, but can be apportioned or absorbed by cost center और कॉस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसे डायरेक्टली जो है एलोकेट नहीं कर सकते, बट उसे हमें एपोर्शन तो करना ही पड़ेगा या एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा फाइनल प्रोडक्ट पे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी used for lighting, heating, एटसेट्रा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट का खर्चा, ठीक है, जहां पर मान लो ये मिट्टी के बन रहा है, वो एक रेंटेड प्रीमाइसेस है, तो रेंट का खर्चा। हम लोगों ने मान लो मटेरियल पे इंश्योरेंस करवा रखा है, या जो मशीन यूज हो रहा है उस पे इंश्योरेंस करवा रखा है, टैक्स पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है लाइट के लिए, हीटिंग के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी खर्चे हैं ये हम लोग कभी भी वो एक पॉट जो बन के रेडी है उसमें रेंट का खर्चा नहीं इजीली जोड़ सकते, इंश्योरेंस का खर्चा नहीं जोड़ सकते, टैक्स का खर्चा नहीं जोड़ सकते, जोड़ेंगे लेकिन आसानी से थोड़ी ना जोड़ देंगे। अगर हम लोगों ने
मान लो टैक्स पे किया है 20,000 रुपए, तो क्या 20,000 एक पॉट पे जोड़ देंगे? अब सोचना पड़ेगा ना कैसे करके जोड़े, कितना सारा पॉट प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो इजीली प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है, उसे हम लोग किसी ना किसी तरीके से उसे एपोर्शन या फिर एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में जुड़ पाएगा। ठीक है, तो ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बार बार आ रहा था, आई होप कि इसका एक क्लियर तुम लोग को ओवरव्यू मिल गया कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। ठीक है, और उसमें 3 तरीके का हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट का। यहाँ पर देखो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर और एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट के हिसाब से 3 तरीके का एलिमेंट होता है, मेटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बाय टाइम। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट रिलेटेड विथ पास्ट होता है, नाम से ही पता चल रहा है, हिस्ट्री यानी पास्ट। करेंट मतलब प्रेजेंट, और प्री डिटरमाइंड का मतलब फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, अब देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब, पेज खत्म। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब लिखते हैं, कॉस्ट incurred in past means ascertained after incurred। ठीक है, तो जैसे मान लो हम लोगों ने कोई एसेट खरीदा था। ठीक है, कोई एसेट खरीदा था, तो फिर कुछ ना कुछ पेमेंट करके तो खरीदा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने पास्ट में कोई एसेट खरीदा था, तो कितने में खरीदा था, ठीक है, कितने रुपए से उसे एक्वायर किया था, तो उसका जो वैल्यू है उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये हो जाता है कि कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट मीन्स एसर्टेन आफ्टर इनकट। ठीक है, पास्ट में हम लोगों ने जो कॉस्ट इनकट किया था, फिर उसे एसर्टेन करने का मतलब कैलकुलेट किया था इनकट करने के बाद, कि ये चीज हम लोगों ने इतने रुपए का खरीदा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। अच्छा, जैसे कि देखो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो हम लोगों ने एसेट में क्या खरीदा था, कुछ भी ले लेते, जैसे मान लो हम लोगों ने एक गाड़ी खरीदा था। ठीक है, सपोज कि ये हम लोगों ने एक गाड़ी खरीदा था। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हम लोगों ने गाड़ी खरीदा था, पास्ट में हम लोगों ने एक गाड़ी खरीदा था, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस गाड़ी को खरीदने के लिए हम लोगों ने कितना खर्चा इनकट किया था, कितना पैसा, कितना कॉस्ट इनकट किया था। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अब करेंट कॉस्ट। नेक्स्ट देखो, करेंट कॉस्ट। करेंट कॉस्ट का मतलब होता है प्रेजेंट कॉस्ट। ठीक है, मतलब अभी का जो खर्चा है उसको हम लोग बोलेंगे। तो करेंट कॉस्ट का मतलब क्या हो जाता है, करेंट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट रिलेटेड टू प्रेजेंट पीरियड। कॉस्ट रिलेटेड टू प्रेजेंट पीरियड। कॉस्ट रिलेटेड टू प्रेजेंट पीरियड मतलब, अगर आज हम लोग ये गाड़ी खरीदने जाए, ठीक है, आज हम लोग ये गाड़ी खरीदने जाए, मतलब इस एसेट को रिप्लेस अगर हम लोग करना चाहते हैं करेंट टाइम पे, तो हमें क्या खर्चा लग जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं
करेंट कॉस्ट। ठीक है, करेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि इस गाड़ी को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं, या फिर ये मान लो हम लोगों ने प्रोड्यूस किया था, तो आज अगर इसे हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं करेंट टाइम में, उस चीज का प्राइस कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले कभी लिया था। ठीक है, तो टाइम के बेसिस पे ऐसे होता है। हिस्टोरिकल मतलब पहले मान लो ये गाड़ी मैन्युफैक्चर किया था या खरीदा था, तो उसका कॉस्ट कितना है। आज अगर ये गाड़ी हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, खरीदेंगे, मतलब इसे रिप्लेस करेंगे किसी भी तरीके से, तो उसका खर्चा कितना लगेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं करेंट कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट तो मतलब नाम से पता चल रहा है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब जो हम लोग पहले से जिस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कॉस्ट रिलेटेड टू फ्यूचर, कॉस्ट रिलेटेड टू फ्यूचर एस्टिमेटेड टुडे, एस्टिमेटेड टुडे। ठीक है, कॉस्ट रिलेटेड टू फ्यूचर एस्टिमेटेड टुडे। ठीक है, तो जो कॉस्ट फ्यूचर से रिलेटेड है, लेकिन उसको अगर हम लोग आज एस्टिमेट करना चाहते हैं कि मेरा ये खर्चा फ्यूचर में होने वाला है, बट अगर आज हम इसे एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ठीक है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कि जैसे मान लो कि तुम लोग एक कोर्स कर रहे हो, ठीक है, सीए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, या फिर तुम लोग बीकॉम कर रहे हो, जो भी हो, तो फिर वो 3 इयर्स का, जो 4 इयर्स का जो भी खर्चा होगा, ठीक है, जो भी कोर्स का जो भी खर्चा होता है, तो वो एक कैलकुलेशन कर लिया, मान लो कि मेरा इतना खर्चा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तो हुआ नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो देखो, इसका दो पार्ट करेंगे प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का दो पार्ट होगा। इसका दो पार्ट होगा, एक हो जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। अच्छा, एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब क्या है, इट इज डिटरमाइंड बाय taking into consideration the historical data as the basis and adjusting them to future trends, to future trend। स्टैंडर्ड कॉस्ट में लिखो, इट इज प्लान्ड कॉस्ट that are determined by technical expert after considering level of efficiency and production using scientific and engineering method। और इसमें इसके नीचे एक लाइन और लिखो, एस्टिमेटेड
बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट। अच्छा, देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये दोनों में फर्क क्या है? देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट में दिया हुआ है कि इट इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द हिस्टोरिकल डेटा। पहले क्या इस वजह से खर्चा हुआ था, जैसे मान लो कि ये गाड़ी बनाने का पहले जो खर्चा हुआ था, जैसे अभी ये हिस्टोरिकल कॉस्ट में एक मैंने गाड़ी का एग्जांपल लिया था ना, वो नेक्स्ट पेज में है। तो मान लो कि ये, या फिर ये क्ले पॉट बना रहे थे हम लोग, या टेबल बना रहे थे, या शर्ट बना रहे थे, तो पहले जो खर्चा हुआ था उसके बेसिस पे हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि हाँ इस बार भी हमारा क्ले पॉट बनाने का कॉस्ट इतना लग सकता है। तो इट इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द हिस्टोरिकल डेटा एज द बेसिस। तो हिस्टोरिकल डेटा को बेस मान के हम लोग सोच रहे हैं कि इतना खर्चा हमारा आ सकता है। जैसे मान लो कि इस महीने तुम लोग के घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 2000 रुपए, ठीक है, तो तुम लोग सोच रहे हो नेक्स्ट मंथ भी 2000 आएगा। तो क्यों सोच रहे हो? क्योंकि इस बार आया था, तो पास्ट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो, ठीक है। और बोल रहा है हिस्टोरिकल डेटा एज द बेसिस एंड एडजस्टिंग देम टू फ्यूचर ट्रेंड, और फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस होगा तो हमें उसे एडजस्ट कर लेंगे। मतलब जैसे मान लो तुम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 की जगह 2500 आ गया, क्यों? गर्मी बढ़ रहा है, ठीक है, ज्यादा पंखा चल रहा है, तो मान लो इस तरीके से हो गया। तो तुम लोग सोच रहे हो कि आगे तो और भी गर्मी बढ़ेगा, तो 2500 से 3000 भी हो सकता है। तो फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिया। तो इस तरीके के खर्चे, मतलब कॉस्ट को जब हम लोग डिटरमाइन करते हैं हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे, पास्ट जो हो चुका है उसके बेसिस पे जब हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो उसे बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेट कब किया जाता है? प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले हमें ये एस्टिमेट कर लेना चाहिए कि भाई मटेरियल पे पहले इतना खर्चा होता है तो इतना होगा, लेबर का पहले इतना हुआ तो उतना होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि इट इज प्लान्ड कॉस्ट। तो अगर हम लोग कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। वो कोई हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे नहीं होता है, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच लेके, ठीक है, इंजीनियरिंग मेथड्स का यूज करके हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा इतना मटेरियल का खर्चा लगेगा, इतना लेबर का खर्चा लगेगा, ठीक है, इतना हम लोग का जो है अदर एक्सपेंसेस लगेगा। तो इट इज प्लान कॉस्ट दैट आर डिटरमाइंड बाय टेक्निकल एक्सपर्ट। मतलब ये कोई पास डेटा पे नहीं होता है, हम लोग उस एक्सपर्ट को हायर करेंगे जिनके पास वो नॉलेज है बताने का, ठीक है, कि अगर हम लोग ये प्रोडक्ट बनाने जाए तो उसका कितना खर्चा पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग एक गोल्ड रिंग बनाना चाहते हो, ठीक है, गोल्ड का रिंग बनाना चाहते हो मान लो, तो फिर या गोल्ड का कोई आइटम, ठीक है, तो फिर जब हम लोग जो भी ये काम करते हैं उनके पास जाएंगे तो उनके पास उसका जो है एक्सपर्टाइज होता है, तो वो बता देंगे कि भाई ये बनाने का क्या खर्चा हो सकता है, ठीक है। या फिर मान लो तुम लोग एक घर बनाओगे, ठीक है, तो फिर एक्सपर्ट के पास जाओगे तो वो बता देंगे कि इतने जगह पे ये घर बनाने का कितना खर्चा होगा। तो ये कोई पास डेटा से नहीं बता रहे, ये जो है ये अपने एक्सपर्टाइज से बता रहे, ठीक है। तो इट इज प्लान्ड कॉस्ट दैट आर डिटरमाइंड बाय टेक्निकल एक्सपर्ट आफ्टर कंसीडरिंग लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन। और ये भी देखेंगे कि जो काम जिस इनसे जो पूछा गया है कि भाई ये बनाने का क्या खर्चा होगा, तो वो प्रोडक्शन सेंटर में एफिशिएंसी भी देखेंगे, लेबर का क्या है, और क्या मेथड्स, क्या इंजीनियरिंग यूज हो रहा है वो भी देखेंगे। मतलब हाथ से काम करेगा वर्कर कि फिर मशीन से काम करेगा, तो उस हिसाब से बताएगा ना कि क्या खर्चा होगा, क्या फिर टाइम लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है। अब ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये यूज किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करने के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है कि हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल जो भी इंसिडेंट होगा उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट का बेनिफिट ये साइड में लिखते हैं या फिर यहाँ लिखते हैं, बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का बेनिफिट क्या है इसमें लिखो, आफ्टर सेटिंग अप स्टैंडर्ड कंपेयर विथ एक्चुअल एंड फाइंड causes of variation,
वेरिएशन तो हो ही सकता है, जैसे हम लोग को लगा था मेटेरियल 10 रुपए पर किलो करके आएगा, एक्सपर्ट ने ये बताया था, लेकिन मेटेरियल मार्केट में 12 रुपए पर किलो करके आया, तो वेरिएशंस तो हो सकता है। तो लेकिन क्यों हुआ वो ढूंढना पड़ेगा। फाइंड कॉजेज ऑफ वेरिएशंस एंड टेक करेक्टिव एक्शन, एंड टेक करेक्टिव एक्शन फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हम लोग करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा एक चैप्टर ही है जो पढ़ा जाता है, ठीक है, तो वो इसीलिए ही पढ़ा जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, पहले किसी भी प्रोडक्शन का प्लानिंग कर लिया जाता है, ठीक है। प्लान कौन करता है, टेक्निकल एक्सपर्ट, कोई पास डेटा से नहीं होता है, ठीक है। हाँ, और वो जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो कौन से बेसिस पे इसको प्लान करता है, तो वो ये देख लेता है कि जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे प्लानिंग का काम दिया है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन का काम हो रहा है वो कौन से मेथड से, कौन से इंजीनियरिंग मेथड्स, कौन से साइंटिफिक मेथड्स यूज हो रहे हैं, क्या एफिशिएंसी लेवल उन्होंने यूज किया, उस बेसिस पे वो बता देते हैं कितना खर्चा होगा। लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऐसा नहीं है, ये इसमें इतना एक्यूरेसी भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो एक्यूरेसी है उसमें एक्यूरेसी बहुत कम होता है, एस्टिमेटेड बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। और इसमें एक चीज जोड़ लो, ये वाला कॉमा देके, विच में लैक एक्यूरेसी, क्योंकि ये पास डेटा पे बेस्ड होता है तो एक्यूरेसी सही नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर पिछले बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा था तो हम लोग बोलेंगे इस बार भी पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि पिछले बार भी बहुत ज्यादा गर्मी था तो इस बार भी बहुत ज्यादा गर्मी होगा ही होगा, ठीक है। तो वही चीज हो गया कि वो एस्टिमेट कर रहे हैं पास डेटा के बेसिस पे, लेकिन अभी हमें देखना पड़ेगा ना इस बार वेदर कंडीशन क्या है, ठीक है। तो वो एक्सपर्ट बताएगा कि इस बार का हालत क्या है, क्या इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो जिनको इस बात का नॉलेज है कैसे वेदर रिपोर्ट जनरेट करते वो बता सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े, टाइम बेसिस पे हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम लोग खर्चे को कितने अच्छे तरीके से ट्रेस यानी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उस हिसाब से दो तरीके का होता है, ठीक है। लेकिन है तो हम बता देते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ट्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सब पढ़ लिया। अब डायरेक्ट का मतलब तो वही होता है जो प्रोडक्ट में इजीली आइडेंटिफाइबल होगा, इनडायरेक्ट का मतलब जो प्रोडक्ट में इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड टू द फाइनल प्रोडक्ट और cost center and allocated to cost center, ठीक है। Cost that can be traced to the final product or cost center and allocated to the cost center, ठीक है। मतलब सीधा बात है कि ये तो डेफिनेशन है, मतलब सीधा बात ये है कि प्रोडक्ट को देख के बता सकते हैं कि इसमें ये चीज कितने रुपए का लगा है। अगर फिनिश प्रोडक्ट को देख के इजीली बता सकते हैं तो वो डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट का मतलब कॉमन कॉस्ट होता है, नॉर्मल, ठीक है। जैसे रेंट, तो रेंट का खर्चा, जैसे सुपरवाइजर का खर्चा, ठीक है। तो कॉमन कॉस्ट जो कोई एक प्रोडक्ट के लिए नहीं लग रहा है, मान लो 1000 पॉट्स बन रहे हैं तो 1000 पॉट के ऊपर सुपरवाइजर का खर्चा कॉमन खर्चा होता है, ठीक है। तो कॉमन कॉस्ट दैट कांट बी ट्रेस्ड इजीली इन ए सिंगल प्रोडक्ट, apportion to different प्रोडक्ट। हमें डिफरेंट प्रोडक्ट पे, मतलब जो भी प्रोडक्ट का हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं उस पे हमें एपोर्शन करना पड़ता है, या फिर जिस कॉस्ट सेंटर का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं
उस पे हमें अपोर्शन करना पड़ता है ऑन सम बेसिस, किसी ना किसी बेसिस पे, ठीक है, किसी ना किसी बेसिस पे हमें उसे अपोर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये बन गया हम लोग का बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन है बाय एसोसिएट विथ प्रोडक्ट। बाय एसोसिएट विथ प्रोडक्ट, इसके बेसिस पे दो कॉस्ट होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट और एक होता है पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब पहले लिखवाते फिर समझा रही हूँ। कॉस्ट विच आर ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट and include in inventory values and include in inventory values। और पीरियड कॉस्ट में लिखे incurred on the basis of time such as rent, salaries, etc. essential to keep business running। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे, selling and administration cost, selling and administration cost is essential to keep the business running। समझा देंगे, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और इधर एग्जाम्पल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एटसेट्रा। तो देखो प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, तो पीरियड कॉस्ट पहले बताते हैं। पीरियड कॉस्ट का मतलब है जो कि पीरियोडिकली जो कॉस्ट इनकर्ड होता है। तो इसलिए एग्जांपल में अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है टाइम बेसिस पे, जैसे किसी को सैलरी दे रहा है, रेंट दे रहा है, ठीक है, ये सब टाइम बेसिस पे होता है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम बेसिस पे जो खर्चा पे होता है, जैसे रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा, जो कि एसेंशियल भी है बिजनेस को रन करवाने के लिए, इस तरीके के खर्चे को हम लोग बोलते हैं पीरियड कॉस्ट, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल नीचे जो दिया है देखो, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो सैलरी पर्सन जो होते हैं, जो मार्केटिंग एजेंट होते हैं, मान लो जो सेलिंग एजेंट है से, या फिर मान लो जो सेलिंग डिपार्टमेंट के हेड है, ठीक है, जो अकाउंटेंट है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, उनको दिया गया सैलरी, ये सारे खर्चे जो है बिजनेस को रन करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि ये टाइम बेसिस पे होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं पीरियड कॉस्ट, ठीक है। ये प्रोडक्शन जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसके साथ लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है ये जो है ये हम लोग का इनकम, जो मतलब बोल सकते हो ये हमारे खर्चे में जरूर आएगा, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ ऐड नहीं होगा, इसे हम लोग बोलते हैं पीरियड कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, पीरियड कॉस्ट के बाद यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट तो समझ ही गए होंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है वो सारे खर्चे जो प्रोडक्ट कॉस्ट में हमें इजीली दिखेगा, मतलब हर तरीके का डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कॉस्ट विच आर ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट एंड इंक्लूड इन द इन्वेंटरी वैल्यू, मतलब जो हमारे पास फिनिश गुड्स पड़ा हुआ रहेगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक, ठीक है, उसमें वो कॉस्ट हमें दिखेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट में दिखेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है एग्जांपल दिया, डायरेक्ट मटेरियल,
और ये डायरेक्ट लेबर वगैरह, ठीक है। और जो पीरियड कॉस्ट है जो पीरियोडिकली हमारा पे होता है। जैसे अगर हम लोग कंबाइनली एक एग्जांपल दें, वो भी दे सकते हो, एक कंबाइनली एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स चेयर, ठीक है, मैन्युफैक्चर्स चेयर, मान लो एक कंपनी चेयर मैन्युफैक्चर करती है, द कॉस्ट ऑफ वुड, द वेजेस ऑफ द वर्कर असेंबलिंग द चेयर, मतलब बेसिकली कारपेंटर का काम जो है, ठीक है, एंड चेयर आर प्रोडक्ट कॉस्ट एंड रेंट ऑफ द फैक्ट्री इज पीरियड। तो चीज एक ही है लेकिन अलग अलग नाम से बताया गया है, तो हमें भी सीखना चाहिए और पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या कौन सा क्या कॉस्ट होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी और वॉल्यूम के हिसाब से, बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम, बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम, ठीक है। एक्टिविटी चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है। एक्टिविटी का जो क्वांटिटी है वो चेंज होगा ना, जैसे मान लो तुम लोग अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे एक्टिव हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे अब 4 घंटे में जितना पढ़ाई करोगे 6 घंटे में ज्यादा ही करोगे ना, इसलिए एक्टिविटी और वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ज्यादा पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से होता है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या सेमी फिक्स्ड भी बोलते हैं, सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। अब डेफिनेशंस देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट इनकर्ड फॉर ए पीरियड एंड unaffected by fluctuation in the level of activity और आउटपुट और टर्नओवर, और आउटपुट और टर्नओवर। एग्जाम्पल के तौर पे रेंट, ठीक है। तो देखो ये एक्चुअली जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो हमारा पीरियड कॉस्ट ही होता है, ठीक है। जो पीरियड कॉस्ट है वही फिक्स्ड कॉस्ट होता है, लेकिन इसको पहचानने का अलग अलग नाम से डेफिनेशन है, तो हम लोग वो सीखेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है अगर हम लोग प्रोडक्शन कम या ज्यादा करें तो रेंट पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। मान लो एक फैक्ट्री का रेंट चल रहा है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस का, मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, मंथली। अब अगर 1 लाख रुपए रेंट चल रहा है तो अब वो उसमें 1 यूनिट प्रोडक्शन करे ना करे, या 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन करे, थोड़ी ना उसका रेंट चेंज होगा, ठीक है। वो तो रेंट एग्रीमेंट के वक्त जितना रेंट हुआ उतना ही होगा। 3 साल का एग्रीमेंट अगर बना हुआ है, 5 साल का बना हुआ है, तो उस हिसाब से वो चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद वो चेंज हो सकता है, जैसे ही एग्रीमेंट का टाइम खत्म होगा तो उसके बाद वो चेंज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं। तो कॉस्ट इनकट फॉर ए पीरियड, ये पीरियड कॉस्ट ही हुआ ना, रेंट वगैरह। एंड अनएफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, जैसे मान लो सुपरवाइजर को रखा तो उसको भी सैलरी पीरियड वाइज दोगे। अब सुपरवाइजर को रखा था कि भाई आपको ये काम सुपरवाइज करना है, अब उस पर प्रोडक्शन क्वांटिटी ज्यादा या कम होने से थोड़ी ना सुपरवाइजर का सैलरी में कोई इंपैक्ट आ जाएगा। सुपरवाइजर ऐसा तो नहीं बोल सकता है कि आपने कल ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस किया तो मुझे ज्यादा पेमेंट कर दीजिएगा इस मंथ में, तो इस मंथ में कम किया तो कम पेमेंट कर दीजिएगा। यानी कि वॉल्यूम डिपेंड करके नहीं होता है ये सारे खर्चे, ठीक है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होता है। अब वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विथ आउटपुट, ठीक है, आउटपुट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। इट इज ऑलवेज इन टर्म ऑफ यूनिट, नॉट
इन टर्म ऑफ टाइम। ठीक है, ये टाइम बेसिस पे नहीं होता है। ठीक है, जैसे मंथली पेमेंट, ईयरली पेमेंट, ये सब नहीं होता है, वीकली पेमेंट ये नहीं होता है, ये पर यूनिट बेसिस पे होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए जो मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मान लो हम लोगों को पता चला कि भाई एक यूनिट ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 किलो मटेरियल चाहिए, तो अगर एक यूनिट में 10 किलो चाहिए तो फिर 10 यूनिट बनाएंगे तो 100 किलो चाहिए होगा, 5 यूनिट बनाएंगे तो 50 किलो चाहिए होगा। तो इस तरीके से, ठीक है, तो अगर वो खर्चा जो हमारे क्वांटिटी या वॉल्यूम चेंज होने पे चेंज हो जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब सेमी वेरिएबल मतलब जिसमें फिक्स्ड का भी नेचर इंक्लूडेड है और वेरिएबल का भी नेचर इंक्लूडेड है। तो यहां पर लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, दे डू नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट। ठीक है, मतलब वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी बढ़ा तो खर्चा बढ़ा, क्वांटिटी कम हो गया तो खर्चा कम हो गया, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। दोनों नेचर इसमें मिक्सड अप होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस समझाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक दो एग्जाम्पल बता दें। फिर यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल मैंने ले लिया। जैसे देखो टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी का अगर देखोगे तो टेलीफोन एक्सपेंस का क्या था ना, देखो टेलीफोन का ऐसा था पहले कि जो टेलीफोन का खर्चा है, कॉल करो या ना करो एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना ही पड़ता था। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स। ठीक है, और उसके बाद जितना ज्यादा कॉल होगा उसके बेसिस पे खर्चा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के खर्चे, तो ये हो गया ना, फिक्स्ड भी है इसमें और वेरिएबल भी है। ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों मिक्स्ड अप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे कि देखो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसा होता है, यूज करो या ना करो एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है, बाकी जो है कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस रिपेयर्स का तो ये हो सकता है कि मान लो हमारे पास एक इक्विपमेंट है, ठीक है, जिसको मंथली, जैसे देखो लिफ्ट जहां लगा हुआ है ना, जिन सारी जगह पे लिफ्ट लगा हुआ है, तो देखोगे कि मंथली लिफ्ट मैन आके लिफ्ट को चेक करता है, तो मंथली लिफ्ट मेंटेन करने का एक खर्चा देना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगर लिफ्ट में कुछ और ज्यादा खराबी हो गया तो उसके बाद बाकी और खर्चा जाएगा। ठीक है, तो एक फिक्स तो होगा ही। ठीक है, लेकिन बाकी मेंटेनेंस का खर्चा फिक्स है। लिफ्ट को मेंटेन करने का मान लो मंथली 1000 रुपए करके लगता है, वो तो हमें देना ही पड़ेगा। बाकी अगर कुछ और कम ज्यादा खर्चा, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमें उसमें और भी खर्चा पे करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे व्हीकल का एक्सपेंसेस भी हो सकता है, जैसे बस वगैरह में चढ़ते हो, ठीक है, ऑटो में चढ़ते हो, तो बस में चढ़ के एक स्टॉपेज बाद उतरो या 5 स्टॉपेज बाद उतरो, एक फिक्स्ड खर्चा होता है कि बस में चढ़ के अगर दूसरे वाले स्टॉपेज में उतर जाओगे तो मान लो देना पड़ेगा 7 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद जब जाओगे सेकंड वाले स्टॉपेज में भी मान लो हो रहा है 7 रुपए, लेकिन इसके आगे जब जा रहे हो 10 हो रहा है, 12 हो रहा है, मतलब एक इनका फिक्स है कि भाई इतना किलोमीटर तो हम लोग इतना ही लेंगे, इसके बाद जितना किलोमीटर ज्यादा जाया जाएगा उसके हिसाब से वो खर्चा हमारा कम ज्यादा होते रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस का एग्जांपल। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग और एक छोटा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक और पढ़ सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ही क्लास में करेंगे बाय कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो दो तरीके का होता है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। ठीक है, कंट्रोलेबल का मतलब कॉस्ट विच
can be influenced by its budget holder but are not totally controllable, but are not totally controllable. Some costs are partially controllable by one person and partly by other. ठीक है, अब इधर का डेफिनेशन लिखेंगे. अनकंट्रोलेबल, नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल at any level of managerial supervision. ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये बता देते कंट्रोल होगा ये कॉस्ट या नहीं होगा. वो किसी कॉस्ट को हम लोग कैसे समझेंगे, वो किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल होगा कि नहीं कंट्रोल होगा वो हमें समझना होता है. ठीक है, जैसे कि देखो हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं रेंट का, इंश्योरेंस का. ठीक है, तो मैनेजमेंट नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल एट एनी लेवल ऑफ मैनेजरियल सुपरविजन, मतलब रेंट का खर्चा हम लोग कंट्रोल में कर ले, ये मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है, ये किसी के भी हाथ में नहीं है. तो रेंट का खर्चा जो है वही देना पड़ेगा. ठीक है, जिसके प्रीमाइसेस हम लोगों ने रेंट पे लिया है, हमें उसको रेंट का खर्चा जितना है उतना देना पड़ेगा. जिस चीज का हम लोगों ने इंश्योरेंस किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारा जो डीलिंग्स हुआ है वही देना पड़ेगा. तो इसमें मैनेजमेंट ये सुपरवाइज करके कुछ भी नहीं कर सकता है, उस खर्चे को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, मतलब कम नहीं कर पाएगा. कंट्रोल करने का मतलब है कम करना ना, तो नहीं कर पाएगा. लेकिन कंट्रोलेबल खर्चे का मतलब क्या है, ऐसा खर्चा जो cost which can be influenced by its budget holder but are not totally controllable. ठीक है, some costs are partially controllable by one person and partly by other. ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर इसका एक एग्जांपल देते हैं. मेंटेनेंस कॉस्ट can be controlled by both the production and maintenance manager. तो ये एग्जांपल समझोगे तो ये डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो देखो मेंटेनेंस कॉस्ट, मान लो किसी एक मशीन जो फैक्ट्री में लगा हुआ है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है. तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट कंट्रोल करना किसके हाथ में, ऑब्वियसली प्रोडक्शन मैनेजर को भी देखना पड़ेगा कि मशीन को यूज करके जैसे हम लोग प्रोडक्शन करें किस तरीके से करें, कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहे, तो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा. और एक मेंटेनेंस मैनेजर भी रखा गया है. ठीक है, जिसका काम ही है मशीन को रोज मेंटेन करना. ठीक है, जब मशीन सेटअप किया जाता है तब चेक करना ठीक है कैसा है नहीं है. तो वही चीज बोला है, सम कॉस्ट है, जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट ऐसा है जो कि पार्टली कोई एक पर्सन कंट्रोल कर रहा है, पार्टली कोई दूसरा पर्सन जो है कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, तो ये कंट्रोलेबल कॉस्ट है. तो बेसिकली अगर कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब अगर किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉस्ट कंट्रोल किया जा सकता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट. ठीक है, और अगर कंट्रोल में नहीं है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, या फिर कोई पर्सन, कोई सुपरवाइजर, कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे अनकंट्रोलेबल. जैसे रेंट का, इंश्योरेंस का, टैक्स का खर्चा, क्योंकि ये दूसरे के हाथ में होता है, मैनेजमेंट के अंदर नहीं होता है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के इनर पर्संस के पास नहीं होता है, ये जो है आउटर जो है उनके पास होता है. अब टैक्स तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है. ठीक है, कैसे होगा नहीं होगा. रेंट जो है जिसके साथ रेंट का एग्रीमेंट, इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी. ठीक है, तो ये कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल हुआ. ठीक है, अभी आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी ये कंप्लीट नहीं हुआ है और एक क्लास लगेगा. ठीक है, उसके बाद ही हम लोग मटेरियल स्टार्ट कर सकते हैं. आई होप कि नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगा थियोरेटिकल. ठीक है, फिर आज इतना ही.